हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स हमसफ़र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे जेपीएससी 7वीं से 10वीं की जो पीटी परीक्षा होने वाली है उसका एक प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आप जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट करवाओ। तो फ्रेंड्स, मैंने जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया है। बात करें ये कौन से बुक से कराई जा रही है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा जेपीएससी 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो शिवांगन पब्लिकेशन का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज के प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ होगा वह होगा 156 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी आपको 78 क्वेश्चन सही करने हैं 100 क्वेश्चंस में से। तो चलिए आपकी तैयारी का लिटमस टेस्ट यहीं पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये आपके समक्ष है बुक, और इस बुक का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट होंगे और एक प्रीवियस ईयर सेट होगी। साथ ही साथ इसके सेट्स के हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका और भी बेहतर तरीके से डिस्कशन हम अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो मैं अभी सेट का डिस्कशन करूंगा, यह प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान से संबंधित है। जो दूसरा पत्र होता है, दूसरा पेपर होता है, वह झारखंड सामान्य ज्ञान से होता है। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान। तो प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास से कुल 15 प्रश्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। कहाँ पे मिला था ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ रिप्लाई कीजिए। जैसे पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा तो 1 का ए आंसर कीजिए, 1 का यदि बी होता तो बी ऑप्शन कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हम आपको आंसर भी बता देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार पलवरम से मिला था। पलवरम, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ शास्त्री थे, साथ ही साथ पुरातत्ववेत्ता भी थे, और भारत के प्राग ऐतिहासिक का संस्थापक माना जाता है। तो मैंने आपको 3 फैक्ट बता दिए, वो फैक्ट आपको लिख लेने हैं। पहला फैक्ट तो आपका क्वेश्चन ही हो गया कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार पलवरम से मिला था, और रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। साथ ही साथ इन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो घोड़े के अस्थि अवशेष की प्राप्ति सुरकोटड़ा से हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आता है, सुरकोटड़ा कहाँ है। तो सुरकोटड़ा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं एक फैक्ट आपको और बता दूं कि सुरकोटड़ा की खोज है जो जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था 1964 में। ठीक है, तो मैंने इससे संबंधित कुछ और फैक्ट आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा का ए हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था।
तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को कभी कभी आपको ऋषि पत्तनम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ। यदि सबसे ज़्यादा बार यानी सर्वाधिक धर्मोपदेश कहाँ दिए ये पूछे तो श्रावती इसका आंसर होगा, श्रावती। श्रावती यहाँ पे उन्होंने सबसे अधिक बार धर्मो उपदेश दिया है, श्रावती में। देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा यदि आपको पता न हो तब। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो था वह था सामंतवाद एवं भूमिदान। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सामंतवाद एवं भूमिदान। नेक्स्ट है, तरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तरुस्क दंड नामक जो कर है वह गढ़वाल राजवंश के अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो कर है तरुस्क दंड, यह मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, तो यह कर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था, तरुस्क दंड नामक कर। और यह किस राजवंश के द्वारा लगाया जाता था, तो गढ़वाल, और उन्हीं के अभिलेख से ये पता चलता है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह वास्तव में एक मस्जिद है जो अजमेर के राजस्थान में स्थित है। इस मस्जिद में 3 स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर 20 फुट ऊंची छत का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 7वां का सी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई गई थी बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अब देखिए, रक्त एवं लौह कोई नीति थी, इसके अंतर्गत होता क्या था, तो जो विद्रोही व्यक्ति होते थे उनकी स्त्री और उनके बच्चे को दास बना लिया जाता था। यही रक्त और लौह की नीति थी जो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। तो ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जो जजिया कर वसूला वह था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, तो जो जजिया कर ब्राह्मणों से वसूला गया, तो यह कर संपन्न लोगों से 40 टंका, जो संपन्न लोग थे उसे 40 टंका लिया जाता था। साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग थे उनसे 20 टंका लिया जाता था, और जो सामान्य वर्ग के थे उनसे 10 टंका लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिए। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी। तो वह पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी वह था एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा यह पहली पूर्णतः संगमरमर से बनी मकबरा है, जिसका निर्माण नूरजहां बेगम ने कराया। नूरजहां बेगम ने कराया, और यह 1626 ईस्वी में कराया गया। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ इस क्वेश्चंस का रिप्लाई करते जाइए, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका लिटमस टेस्ट हो। ठीक है, देखिए, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये सेक्शन वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए, अभी हिस्ट्री का हम लोग 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए, यानी आपको कालक्रम के अनुसार से सजाना है।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1885 में हुआ था, दिसंबर 1885 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 की घटना है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह 9 अगस्त 1942 की घटना है। अब आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद जलियांवाला बाग, इसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में हुआ था, ठीक है। और यह जो शब्द का प्रयोग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था? तो आयरिश महिला एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? तो आयरिश महिला थी। और उनके द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? तो कॉमनवेल्थ। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, यह कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा, अब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा 1961 में स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब हो जाएगा डी 1961। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 क्वेश्चंस मैंने आपको हिस्ट्री के करा दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हिस्ट्री में 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, भारत का भूगोल। तो चलिए भूगोल का सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है? आप लोग इसका रिप्लाई कीजिए। तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी की विशेषता की बात करें हम, तो नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है, और यह अरबियन सी अरब सागर में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाई जाती है। हम बात करें कि भारत का 98% कोयला है जो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोयला। नेक्स्ट है थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो थालघाट दर्रा है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। देखिए फ्रेंड्स, इस दर्रा से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि इस दर्रा से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। जो मुंबई और कोलकाता मार्ग है इसी दर्रा से होकर गुजरता है। साथ ही साथ मुंबई को नासिक से भी यह दर्रा है जो जोड़ता है, मुंबई से नासिक को भी यह दर्रा है जो जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो शिवालिक का जलोढ़ पंख है जो भाभर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैंडल पीक यानी सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 732 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। इसका राइट आंसर ये हो गया काली मिट्टी। इसे रेगुर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है, या फिर इसे स्व जुताई वाले मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम बात करें कपास की, तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है, और कपास का जन्मदाता भारत को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
कपास का जन्मदाता भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? हीराकुंड परियोजना महानदी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा महानदी। यह परियोजना भारत की बृहत बहुउद्देशीय परियोजना है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी मुख्य संरचना 4.8 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है सेंटोस पतन को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस पतन को कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कहवा पतन। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। इसे देखिए याद करने का तरीका, 49 को आप ऐसे लिखिए, ये आपका सी से कनाडा और यू भी बन गया यूएसए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 49 यानी कि 4 को आप ऐसे लिख दीजिएगा और ये 4 का जो हाफ पार्ट है वह सी की तरह भी दिख रहा है और यू की भी तरह दिख रहा है, यानी सी फॉर कनाडा और यू फॉर यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा डी अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे चीन और भारत के बीच की रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को मैगी नोट कहा जाता है, मैगी नोट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जर्मनी और पोलैंड, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, हिंडनबर्ग। तो आपको मैंने यहाँ पे बॉर्डर, दो देशों के बॉर्डर का रिवीजन भी करा दिया, 4 देशों का मैंने आपको बॉर्डर बता दिया। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना कब हुई? देखिए सिर्फ पूछ रहा पहली जनगणना, तो 1872 में हुई थी। ठीक है, जबकि साइंटिफिक तरीके से कब हुई? तो 1881 में। अब देखिए इससे कुछ और प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1872 में जो हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि 1881 में जो साइंटिफिक तरीके से जनगणना हुई थी यह है जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए ज्योग्राफी के। अब हम लोग आगे देखेंगे भारतीय संविधान और लोक प्रशासन एवं सुशासन के 10 प्रश्न। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, POSDCORB दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है? तो POSDCORB जो दृष्टिकोण है वह प्रतिपादित किया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक। अब देखिए फ्रेंड्स, POSDCORB का फुल फॉर्म क्या होता है, यहीं पे हम बता देते हैं आपको। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टैफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल देता हूँ। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टैफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग और CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। ठीक है, और इसका प्रतिपादन है जो लूथर गुलिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार जो शामिल नहीं है वह है तुलनात्मकता, बाकी सामाजिक समता है, सामाजिक परिवर्तन है, प्रासंगिकता भी है, लेकिन तुलनात्मकता नहीं है NPA दृष्टिकोण के अनुसार। नेक्स्ट है POSDCORB में D से आशय है, तो मैंने अभी आपको बताया D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो भारत में संघीय व्यवस्था का उल्लेख है जो भारतीय परिषद अधिनियम
सॉरी भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था के लिए उल्लेख। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो हर किसी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो सब जानते हैं, लेकिन कितने संविधान निर्माण में खर्च हुए ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए। 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे उस वक्त संविधान निर्माण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिया गया है। हम बात करें भाग की तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और हम बात करें इसके अनुच्छेदों की आर्टिकल की तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक DPSP वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सम्मिलित हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें कई चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था, जो कि 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली को अब तो इसे पंचायती राज प्रणाली को वर्तमान में इसे तो संवैधानिक दर्जा दी गई है, लेकिन इससे पहले भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायती राज का कंसेप्ट पहले से ही वर्णित था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। तो 35 का बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी के भी मैंने 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए। आप बताइए कि 10 में से आपने कितना प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक एवं धारणीय विकास। इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग वर्ष 1997-98 वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1997 से 98। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्व घाटा शब्द होता क्या है? तो राजस्व घाटा का मतलब होता है सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति। सरकार एक अनुमान लगाती है कि उसे इतना राजस्व की प्राप्ति होगी, ठीक है, और व्यय में अंतर, यानी राजस्व घाटा का मतलब होता है सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय, जो सरकार ने व्यय किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यही है जो राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। भारतीय रुपयों का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया, तो प्रथम बार इसे डिवैल्यूएशन किया गया था 1949 में। जबकि दूसरी बात की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरी बार 1966 में अवमूल्यन डिवैल्यूएशन पैसा का किया गया था, रुपया का किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में, यह आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा PURA मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरा मॉडल है जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसका समर्थन दिया गया था। अब बात करें हम पूरा मॉडल की, तो पूरा मॉडल का मेन उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में
शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को खत्म करना, यानी ग्रामीण और शहरी के बीच में जो क्षेत्र में जो असमानताएं हैं उसे खत्म करना पूरा मॉडल का उद्देश्य था, जिसका समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? वाई रेड्डी रहे हैं, टी सुब्बा राव ये भी रहे हैं, सी रंगराजन ये भी रहे हैं, लेकिन बीबी भट्टाचार्य है जो RBI बैंक का गवर्नर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, बाजार कीमतों में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नया नाम क्या है? जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है उसका एक और नया नाम है सकल देशीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। तो आय के वितरण में जो असमानताएं हैं, इनइक्वलिटीज हैं, इसे लॉरेंज कर्व के द्वारा मापा जाता है। तो 42 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील पावर प्लांट की स्थापना रूस के द्वारा, रसिया के सहायता से की गई है, जो कि 1964 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो कुटीर तथा लघु उद्योग जो आवश्यक है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसका मूल्य जो रोल है वह है रोजगार सृजन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, रोजगार सृजन। भारत में कुल मोर देन 6 करोड़ MSME हैं, जिससे लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, चीज़ों की मांग में कमी। देखिए यहाँ पे चीज़ों की मांग में कमी या फिर पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो इससे होता क्या है कि चीज़ों की कीमत घट जाती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए यहाँ पे चीज़ों की मांग क्या हो रही है, वह डिमांड है जो घट रही है, और आप पूर्ति सप्लाई को आप बढ़ा दिए हैं। एक तरफ डिमांड भी घट गया है और सप्लाई भी आप बढ़ा दी है, तो ओवरऑल क्या होगा, चीज़ों की कीमत घट जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, कृषि, तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इससे कुल 15 प्रश्न होते हैं। चलिए तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन, ठीक है, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, यानी 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधक एवं निम्न गलनांक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जिसे लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़ा जाता है, इनमें ऊर्जा का मूल स्रोत होता है वह होता है सौर सेल, सोलर सेल उसमें लगे होते हैं, और यही उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ऊर्जा प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देखते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम था स्पुतनिक 1, जो कि रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। जबकि हम बात करें भारत की, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था, वह था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, जिसे भारत ने 1975 में प्रक्षेपित किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। देखिए आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। द गोप चेन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन। पी फॉर प्रोटॉन, इसका खोज गोल्डस्टीन। एन फॉर न्यूट्रॉन, इसका खोज चैडविक। ऐसे आप याद कर सकते हैं, द गोप चेन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो चैडविक। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल का जो अपघटन होता है उसमें ऊर्जा है जो उष्मा के रूप में
अपघटित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारी पानी वह होता है, देखिए हैवी वाटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो हैवी वाटर होता क्या है, तो वह H2O की जगह होता है क्या है, D2O होता है। और ये D क्या है, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ड्यूटेरियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेता है, तो इसका राइट आंसर 51 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या है, तो आलू में जो समस्या ब्लैक हार्ट है उसका मूल कारण है ऑक्सीजन की कमी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो फ्रेंड्स जो बर्ड फ्लू विषाणु है वह है H5N1, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, H5N1। नेक्स्ट है, आपको यह भी बताना है कि स्वाइन फ्लू वायरस का क्या नाम है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है, प्लेग चूहा से फैलता सही है, रेबीज कुत्ता सही है, टेपवर्म सुअर सही है, पोलियो बंदर नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यह गलत है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर की मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़े, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो अंकित आंकड़े होते हैं उसे कागज पर मुद्रित कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो पेंटियम नाम के ब्रांड से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 57 का डी, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, www के आविष्कारक एवं प्रवर्तक हैं, तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नस ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टिम बर्नस ली, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। आप चारों ऑप्शन देखिए, यह इसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है, परंपरागत कृषि योजना इसका उल्लेख मिलता है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना इसका भी उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास इसका भी मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का चर्चा यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो बताइए कि पुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखिए, इसको बनाने का हम तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा समय लेंगे, लेकिन आप इसे आसानी से सीख जाइएगा। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चंस को नहीं लेते हैं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, इसके पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता जी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि उनके बच्चे को कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ए और इसके साथ ओ हमेशा होता है, बी और बी के साथ ओ हमेशा होता है। अब देखिए, यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट आप कीजिए, ए बी के साथ अरेंजमेंट बनेगा, ए ओ के साथ बनेगा, ठीक है, यानी ए बी मिलकर क्या बनेगा, ए बी बना देगा, ए ओ मिलकर बनाएगा क्या बनाएगा, ए ओ बनाएगा। ऊपर देखिए, अब बी ओ मिल करके क्या बनाएगा, बी बनाएगा, और ओ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। यहाँ पर देखिए, एक तो ए बी बना और ए ओ हटा दीजिए, यहाँ पे ए इसको रहने दीजिए, ओ को हम लोग ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो किसी माता, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो उनके बच्चों को जो ब्लड ग्रुप है वह ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, या फिर ए बी भी हो सकता है, ठीक है, चारों में से कोई हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ओ है, ठीक है। ए मैंने बोला कि ए के साथ ओ हमेशा रहेगा, ठीक है, और ओ है तो ओ के साथ ओ हमेशा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट देखते हैं, ए के साथ ओ, ए के साथ ओ, यानी ए और ए बना, ओ के साथ ओ के साथ ओ, यानी यहाँ पे ओ, यानी बस दो ब्लड ग्रुप बनेंगे, एक बनेंगे ए और एक बनेंगे ओ, बस यही दोनों ब्लड ग्रुप हो सकता है। ऑप्शन देखिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ओ, ठीक है। दो ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, ए और ओ,
तो इसमें आंसर मैच कर रहा है वह ओ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड स्पेशल 10 प्रश्न, या झारखंड स्पेशल जीएस के फर्स्ट पेपर में भी होते हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, तो जयपाल सिंह का मूल नाम बेनद पाहन था। ठीक है, और हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी जिले याद रखिएगा, खूंटी जिले में इसका जन्म हुआ था, जो कि झारखंड में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। ठीक है फ्रेंड्स, यह रांची में है। हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो यह उद्यान रांची हजारीबाग मेन रोड पर स्थित है, और यह उद्यान सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट है झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती है, तो झंझाइन लोकगीत है जो जन्म के समय महिलाओं के द्वारा गाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइका खान कहाँ पाई जाती है, तो माइका खान जो है कोडरमा जिला में पाई जाती है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या के आधार पर, यानी आपको बताना जनसंख्या के आधार पर निवास करती है सबसे ज़्यादा एससी, तो यह पलामू, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पलामू में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या के आधार पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज का भंडार है, तो देखिए झारखंड में यदि हम बात करें भंडार का, तो यहाँ पे कुल 73% खनिज का भंडार है। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज का भंडार है 73%। इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, इसे भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। जबकि हम बात करें झारखंड का जो खनिज है उसके उत्पादन में भारत में हिस्सा है वह 40% है, जबकि हम बात करें भंडारण में तो यह है जो 73% है, यानी देख सकते हैं भंडारण में इसका परसेंटेज ज़्यादा है जबकि उत्पादन में इसका परसेंटेज कम है। नेक्स्ट है झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट की शुरुआत की गई थी वह 2009 से की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2009। नेक्स्ट है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया, तो छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा 1908। नेक्स्ट है संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है, तो संथाल लिपि ओल चिकी के आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू हैं, तो रघुनाथ मुर्मू यानी आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था, तो बिहार प्रांत को बंगाल से अलग 1912 में किया गया था, और उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है अब बहुविधि प्रकृति के प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। येलो बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पीली पेटी, नीली पेटी और हरी पेटी का संबंध WTO से है, विश्व व्यापार संगठन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, यह सब्सिडी संबंधित कंसेप्ट है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के कार्य हैं आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराना, बिल्कुल। पूंजी निवेश को गारंटी प्रदान करना, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा किया जाता है वह IMF के द्वारा किया जाता है। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साथ ही साथ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है लघु एवं बड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, ये भी उपलब्ध कराता है वर्ल्ड बैंक, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 4 यानी डी। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है,
तो जैव विविधता दिवस है जो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बात करें अन्य विकल्प की तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम बात करें 28 फरवरी की तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है या फिर इसे शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। हम बात करें जैव विविधता शब्द यानी बायोडायवर्सिटी शब्द की, जो सर्वप्रथम है जो इसका प्रयोग एडवर्ड विल्सन के द्वारा किया गया था, एडवर्ड विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 74 का आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होते हैं। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारसी प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल सही। इनकी जो पावर होती है बस क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सिफारिश दे सकते हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्ति करना आज्ञापरक है, बिल्कुल सही। इसमें एक महिला का नियुक्ति भी करना ही करना है। नेक्स्ट है इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं की गई हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही। नेक्स्ट है भारत गणराज्य में उस प्रदेश का नाम बताएं जहाँ शिक्षित बेरोजगारी सर्वाधिक है प्रतिशत में, शिक्षित बेरोजगारी प्रतिशत में सर्वाधिक वह है वह केरल में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, निम्न प्रश्नों में एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई है, बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। चलिए बयान हम लोग देखते हैं। 18 वर्ष के ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अब मान्यताएं देखते हैं। भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। दूसरा है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। देखिए बयान से ये चीज़ तो पक्का नहीं हो रहा है क्लियर, लेकिन ये आपका है जो कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है। फिर से हम पढ़ते हैं 18 वर्ष के ऊपर के उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, इस चलते दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बयान एक सिर्फ सही है, सॉरी जो मान्यता सिर्फ प्रथम है वह सही है, बयान नहीं मान्यता प्रथम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में एक है? सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में एक है, वह है बृहत मुंबई, ग्रेटर मुंबई। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, हम बात करें नगरीय जनसंख्या की तो यह है 31.16%। ठीक है, 31.16%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एशिया खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो एशिया खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय है वह भारत को जाता है। हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की तो एशिया खेल का प्रारंभ मार्च 1951 में हुआ था। ठीक है, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ था। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पिता हैं, उनका संबंध बैडमिंटन से है। जबकि हम बात करें गीता सेठी की तो गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड से है।
ठीक है, और महेश भूपति का संबंध टेनिस से है, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की बात करें हम तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी शुरुआत 1967 से की गई थी और पहला बार 1969 में दिया गया था, और वह व्यक्ति थे, वह थे पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, पॉल ए सैमुअल्सन, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक पर विचार किया जाता है, और यह साहित्य के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? ज्वालामुखी का फटना है, मृदा अपरदन ये भी है, टोर्नेडो नहीं, बर्ड फ्लू नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है? तो जो नेशनल फ्लड कमीशन है उसके अंतर्गत भारत के 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित है। नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86, जो कि करंट अफेयर से 15 प्रश्न होंगे, वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होंगे। चलिए तो देखते हैं, पहला, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो कौन थे? तो वह थी मानसी जोशी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, मानसी जोशी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह हवाई में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी, हवाई। नेक्स्ट, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया, तो इसका राइट आंसर बी होगा, लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे जा सकते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वह सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ, तो इसका राइट आंसर पी होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला यानी 11.34 ग्राम सोना देने की किस राज्य ने घोषणा की है? तो यह असम सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि लड़कियों के विवाह पर 1 तोला सोना दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय 2030 तक इसरो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, पुस्तक रिसेट रैगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत जिसका विमोचन प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, उस पुस्तक के लेखक हैं? तो पुस्तक रिसेट रैगिंग इंडिया के जो लेखक हैं वह हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिसका विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में HIV एक समूह का वायरस खोजा गया है जिसका नाम है? तो जिसका नाम है एम। ठीक है, एम, इसका राइट आंसर बी होगा, 93 का बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई एक मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक मकड़ी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में बुरुंडी ने अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है? तो बुरुंडी ने अपना एक नया राजधानी बनाया है जिसका नाम बुका है, तो 95 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, बुका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश? तो विश्व का पहला देश यदि पूछे तो वह है ब्रिटेन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरी की बात करें हम तो वो आयरलैंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की? तो वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत गोवा सरकार के द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा गोवा गवर्नमेंट, गोवा सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के लिए NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो आंध्र प्रदेश पे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार है जो अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99,
किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुल जो कश्मीर में बनाया जा रहा है वह चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चिनाब नदी। आज का लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 100 क्वेश्चंस आपको विद डिस्कशन करा दिए। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न को लेकर डाउट है, उसके आंसर्स को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चंस नंबर, और आपका जो लग रहा है कि आंसर ये सही होगा, आपका आंसर क्या है, मैं उसे देख लूँगा और इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगा। साथ ही साथ आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप भी सुझाव दीजिए कि इसमें क्या, इस वीडियो में, इस लेक्चर में क्या रिफॉर्म करने की संभावना है, ठीक है। और इस तरह से हम 300 प्रैक्टिस सेट आपको कवर करा देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को हम पहले से लगा लें, बाद में डिस्कशन देखें, तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग PDF वगैरह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।